नमस्कार, योर मंडी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। स्वागत है आपका शो में राघवेंद्र। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आशीष श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार आशीष, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है और अभी मेरे पास मेरा ईयरली जो सेविंग मेरा अर्निंग है ईयरली वो अराउंड 7 लाख पर एनम है। और इसके अलावा मतलब मेरे पास अभी कोई टर्म प्लान नहीं है और मेरे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी अभी कंपनी का जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो है जी। और कोई पर्सनल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। और 30,000 करीब मेरा मंथली एक्सपेंसेस है, उसमें मेरा कार लोन है जो 8,000 पर मंथ जाता है जी। तो बस मेरे को यही और एक रिटायरमेंट प्लान मेरे को चाहिए एक मेजरली। या ओके, ऑलराइट, ठीक है। आपका अभी तक कोई इक्विटी में एक्सपोजर नहीं है, मतलब LIC मार्केट प्लस आपके पास जरूर है लेकिन उसके अलावा डायरेक्टली शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई एक्सपोजर नहीं है? जी नहीं। ऑलराइट, ओके। कौन कौन है डिपेंडेंट आपके ऊपर आशीष आपके घर में? नहीं, बस केवल मेरे पास, मतलब मेरे डिपेंडेंट में कौन है? सॉरी, वाइफ। ऑलराइट, वो हाउस वाइफ है, कहीं काम करती है? वो हाउस वाइफ है। ऑलराइट, ये सामने आपके भी है उनका पोर्टफोलियो अभी तक का। राघवेंद्र, क्या सलाह देंगे आप आशीष को? शुरुआत कर चुके हैं निवेश की, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन आई थिंक गोल से जुड़ा हुआ जो कहते हैं स्ट्रैटेजी बना के चलना, वहां पर वो थोड़ा मिस आउट कर गए हैं। क्या आप सलाह देंगे? एक तो पहली तो ये चीज़ है कि 32 साल की उम्र में ये चालू कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और जल्दी शुरुआत कर रहे हैं तो इनको कम निवेश की ज़रूरत पड़ेगी अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जी। इनका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो करीब 3 लाख रुपए का इनके पास सरप्लस है सालाना। करीब 4 लाख रुपया ये खर्चा कर रहे हैं वेरियस जो उन्होंने अपना प्लान बताया है और 3 लाख रुपया इनके पास बचता है, जिसमें से अभी खाली ये 47,000 रुपीज़ जो इंश्योरेंस में जा रहा है इनका जी। और 10,000 रुपया PPF में जा रहा है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, एक तो NPS के लिए पूछा है, न्यू पेंशन स्कीम के लिए। वो एक अच्छी स्कीम है और उसको भी चालू कर सकते हैं, वो भी इनको रिटायरमेंट में मदद करेगी और वैसे भी वो टैक्स एफिशिएंट है। तो उसमें मेरे हिसाब से इनको साल का 50-60 हज़ार रुपये डालना चालू कर देना चाहिए। उनका NPS में एक ऑप्शन है क्लास E जो कि हाईएस्ट इक्विटी ऑप्शन है, उसमें करीब 35% इक्विटी में जाता है। सो वो एक ऑप्शन चूज कर लें और इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये डालें। उसके अलावा करीब 10,000 रुपये का ये SIP अभी चालू कर सकते हैं और 3 या 4 फंड को चूज कर सकते हैं। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, UTI अपॉर्चुनिटी है और एक मिड कैप ले लें SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड के 3 फंड्स में बराबर डिवाइड करके ये 10,000 रुपये से चालू कर सकते हैं अपनी SIP। उसके अलावा थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट PPF में और बढ़ा लें क्योंकि PPF एक तो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो 10,000 रुपया कर रहे हैं, उसको बढ़ा के करीब 40,000 रुपया अपना उधर और बढ़ा सकते हैं, तो 50,000 करीब हर साल PPF में डालना चालू करें। और फिर जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। तो अगर 10% की इंक्रीमेंट होता है सैलरी में तो 10% इक्विटी में भी बढ़ाना चालू कर सकते हैं। इनके लिए जो टर्म प्लान आपने सजेस्ट किया है उसका कवर कितना होना चाहिए? करीब हम लोग जो मानते हैं कि 5 से 7 टाइम सैलरी जो है एनुअल सैलरी का कवर रहना चाहिए। तो अभी शुरुआत में करीब 30-35 लाख का कवर ले सकते हैं जी। उससे ज़्यादा शायद इंश्योरेंस कंपनी जल्दी से ना दे, तो 30-35 लाख का कवर ले लें। अगर 7 लाख इनकी एनुअल सैलरी है तो आपको लगता है कि सफिशिएंट होगा 25 से 35 लाख? हाँ, तो 30-35 लाख से चालू कर सकते हैं, फिर अगले 1-2 साल के बाद फिर से एक और टर्म प्लान ले सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये होता है राघवेंद्र, अगर आपके पास एक टर्म प्लान ऑलरेडी है और दूसरे टर्म प्लान के लिए जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पहले टर्म प्लान की जानकारी वहाँ देनी होगी जी। हाँ, तो उससे क्या दूसरे टर्म प्लान के प्रीमियम पे कोई असर पड़ता है? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी एज और उनकी हेल्थ वही एक डिसाइड करेगी कि कितना प्रीमियम इनको देना पड़ेगा। ऑलराइट, आशीष कोई और डाउट है आपके मन में? हाँ सर, कोई अच्छा सा कोई टर्म प्लान बता सकते हैं क्या आप? टर्म प्लान आशीष, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी हैं सभी अच्छा कर रही हैं और इसमें क्या है, जो सबसे चीप टर्म प्लान है, जो सबसे सस्ता आपको पड़ रहा है वो ले लीजिए।
अभी मेरे हिसाब से SBI लाइफ इंश्योरेंस और कोटक लाइफ, ये दो लोगों का जो टर्म प्लान है वो सबसे एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है। तो इन दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। ओके ओके सर। और ये जो रिटायरमेंट के लिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो मैं क्या NPS की तरफ जाऊँ? मैं NPS चालू कर सकते हैं, बिल्कुल चालू कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है और इसमें कंपलसरी एन्युटाइजेशन होता है, तो इसलिए क्या है कि ये आपका एक रिटायरमेंट का एक कॉर्पस अलग से तैयार होना चालू हो जाएगा। और आशीष, आपको एक सलाह हम ये भी देंगे कि आप अपने गोल्स बनाइए। आपने अभी तक अपने गोल्स बनाए नहीं है, निवेश करना शुरू किया, रिटायरमेंट एक गोल लेके चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। इनफैक्ट बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा अपने रिटायरमेंट के लिए पहले गोल बनाना चाहिए, उसके लिए रकम असाइन करनी चाहिए। वो आपने तो कर लिया है, लेकिन आगे चलते आपकी फैमिली शुरू होगी। अभी आप और आपकी वाइफ है सिर्फ परिवार में, तो जब बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे, वो सबका गोल बनाए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत बदलाव करने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि गोल बनाएं, उसके हिसाब से ही निवेश करना शुरू करें। ठीक है? ऑलराइट, चलिए वक्त है से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो हमें भेजिए ma@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए। आप चाहे तो योर मनी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। यहाँ पर सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र नाथ। अगला सवाल लेते हैं अभिषेक जैन, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अभिषेक नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Thank you, Swati, first of all, for selecting my question. Actually, I have given you all the details about my financial status. जी, Actually, I have figured out some goals, and I would like to know whether I would be able to achieve those goals or not. And another thing is that whether my financial planning is on track. I mean, the diversification is okay or not. पहले अभिषेक, मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, जिस तरीके से आपने मेल लिखा था हमें, बहुत ही प्यार से और बहुत ही डिटेल में समझाया है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। ऐसा मेल हमें बहुत कम आता है और हमें जान के बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने आप पैसे को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर आप इतने ज्यादा सुलझे हुए हैं। आपके पास भी इनका सवाल है राघवेंद्र। डिटेल में देखिए तो इनके पास मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है, पॉलिसीज कवर कुल मिला के करीब 61 लाख के आसपास इनके पास आ रहा है। निवेश कर रहे हैं 9,000 रुपए का हर महीने, सरप्लस इनके पास 14,000 रुपए बचता है। जी हाँ। तो इन सभी पैसे को कैसे ढंग से लगाया जाए ताकि जो इनके गोल्स है, 4 गोल उन्होंने लिखे हैं, वो चारों गोल पूरे हो सके। या अभिषेक, आई थिंक एज स्वाति हैज सेड कि आपने जो डिटेलिंग किया है बहुत अच्छा किया है। और एक जो अच्छी चीज़ समझ में आ रही है आपके प्लान को देख के कि आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट्स में भी है, PPF में है, NSC है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हैं, थोड़ा इक्विटी भी चालू किया है आपने। पर अगर मैं आपका पूरा प्लान देखूं और एक समरी उसका निकालूं तो करीब आपकी जो इनकम है, टोटल सेविंग्स जो 5 लाख रुपए की सेविंग्स है, उसमें से करीब आपका 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपके पास कुल मिला के करीब 2 लाख रुपया बचता है हर साल, जिसको आप निवेश कर सकते हैं। और आपने बेसिकली तीन चार गोल आपने बताए हैं। एक तो आपने अपना रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, जो अभी आपने एस्टिमेट किया है 3 करोड़ का आज की तारीख में। बाय द टाइम यू रिटायर वो 3 करोड़ बढ़ के करीब 20 करोड़ रुपया हो जाएगा। और वैसे ही जो डॉटर की एडुकेशन और मैरिज के लिए जो 35 लाख रुपया आपने बनाया है, वो बाय द टाइम योर डॉटर एक्चुअली कम्स टू दैट एज, आपको करीब 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी एक चाह है कि एक दूसरा घर और खरीदा जाए पुणे के अंदर। तो ये इसमें मुझे काफ़ी वो लगा कि अगर आप आज घर खरीदते हैं तो अपना जो बाकी जो गोल्स हैं उनके लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं बचेगा।
और वो गोल्स को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक घर ले लिया है, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने जो पुणे में घर खरीदने का जो आपका प्लान है उसको 5-7 साल के लिए टाल दें, उसको पोस्टपोन कर दें, और अपने जो रिटायरमेंट और अपने बच्चे की एडुकेशन और मैरिज के लिए जो गोल्स हैं उनको आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। एक बात जो उनकी पूरे प्लानिंग में मुझे अच्छी लग रही है राघवेंद्र, इन्होंने बहुत फोकस किया अपने रिटायरमेंट पे। जी हाँ। और अलग अलग मीन्स